हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यूको ट्रिपल एस सी द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट में कनीय सहायक और स्टेनो के जो फॉर्म हैं आज 22 जून 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज से ही हमने आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हिंदी विषय है उसका हमने बैच लॉन्च कर दिया है। यह बैच हमारा 22 जून से स्टार्ट यानी आज से स्टार्ट हो रहा है और 31 जुलाई तक ये बैच आपका समाप्त हो जाएगा। और इसका एग्ज़ाम की अंतिम तिथि मैं आपको बताऊं, यानी जो तिथि होने वाली है वो होने वाली है 23 अगस्त, यानी आपकी परीक्षा से 3 हफ्ते पहले आपका कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा, आप देख सकते हैं कनीय सहायक के 230 पद है, सिविल न्यायालय में कुटुंब न्यायालय में 29 पद, आशुलिपिक ग्रेड 1 के 128 पद, आशुलिपिक ग्रेड 1 व्यक्तिगत सहायक कुटुंब न्यायालय में है 11, टोटल 398 पद थे, आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज तो क्या कह सकते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे वो बढ़ के 140 हो चुके हैं, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं उत्तराखंड हमारी पूछी जाएगी 56 अंकों की, और अन्य जो राज्यों से रिलेटेड जीके होगा वो हमारा जो 14 अंक का, यानी टोटल ये मिला के होता है 70। इसके साथ रीजनिंग, कंप्यूटर, सामान्य इतिहास और आपका भूगोल, इकोनॉमिक्स इत्यादि ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें हिंदी की अगर मैं बात करता हूँ तो हिंदी आपकी रहने वाली है 14 मार्क्स की। इस बैच में हमारा कंप्लीट फोकस हिंदी पर रहेगा। इसके अलावा जो भी आपको ये नोट्स इत्यादि ये सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इनके नोट्स यदि आप चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स आप चाहते हैं, उसकी जानकारी आगे मैं देने वाला हूँ। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सामान्य हिंदी वीडियो बैच। ये आप कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस में बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं किया गया। जैसे अभी हाल ही में हमारी जैसे कनीय सहायक है, पुलिस कांस्टेबल है या स्नातक स्तरीय एग्जाम है, तो आयोग का सिलेबस बिल्कुल यही है, तो वही सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बढ़कर 100 से 140 हो चुके हैं। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, आपने ध्यानपूर्वक इनको इन वीडियोज़ को लगातार फॉलो करना है आप लोगों ने। और बैच से जुड़ने के इच्छुक हैं, कंप्लीट बैच मैंने आपको बता दिया है, कंप्लीट वीडियोज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। 7895127508 इस नंबर पर आपने संपर्क करना है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसी परीक्षा के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट और क्लर्क स्टेनो के लिए कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, संपूर्ण कंप्यूटर, भारत का भूगोल, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप पूरे नोट्स बैच से भी जुड़ सकते हैं या इंडिविजुअल किसी भी सब्जेक्ट से आप जुड़ सकते हैं। इन सभी बैच की जानकारी आपको हमारे इसी नंबर से प्राप्त होगी 7895127508। तो अब स्टार्ट कर देते हैं आज का बैच, जो सामान्य हिंदी से रिलेटेड होने वाला है। इसमें हमारा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले बिल्कुल इसी सीरीज में हम चलने वाले हैं जिस सीरीज में आयोग ने सिलेबस दिया हुआ है। तो हिंदी भाषा, हिंदी के विकास से हम आज बात करने वाले हैं। आज ये हमारा पहला लेक्चर है। इस बैच में कंप्लीट मैं आपको बताऊं लगभग 40 प्लस आपकी वीडियोस रहने वाली हैं। 31 जुलाई तक आपका बैच समाप्त हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आप लोग को पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना है। अच्छा, तो भाषा है क्या? तो भाषा का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। अब थोड़ा एक बार भाषा को समझ लेते हैं, भाषा है क्या, बेसिक आइडिया से आपको देना चाह रहा हूँ। तो जैसे कल भारत और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था, तो उसमें तिलक वर्मा ने कितने रन बनाए थे? 51 रन बनाए थे। खाली एक बेसिक आइडिया आपको मैं देना चाह रहा हूँ। तो 51 रन बनाए थे। तो मैंने क्रिकेट के बारे में बात की, तिलक वर्मा के बारे में बात की, यानी जो मैं कहना चाह रहा हूँ अगला वो समझ पा रहा है, यानी विचारों को जो मैं दे रहा हूँ अगला मेरे विचारों को जिस भाषा से, जिन शब्दों के प्रयोग से पहचानेगा, और उन शब्दों के कोई ना कोई प्रतीक होंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मतलब जो भी कम्युनिकेशन हमारे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में होगा, अगला कोई सेंटेंस बोलेगा, अगला उसको समझेगा, डिकोड करेगा। कोडिंग डिकोडिंग वाला जो फॉर्मेट चलता है वही क्या है? भाषा। तो वही चीज हमने यहाँ पे भी यहीं पर लिखी हुई है। तो विचारों का संप्रेषण जिस माध्यम से होता है उसी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे मैंने अपने भाई से कहा, भाई मेरा सर दर्द हो रहा है, तो भाई को अपनी तकलीफ के बारे में मैंने बताया है कुछ शब्दों के माध्यम से, और उन शब्दों का माध्यम ही क्या है? भाषा है। तो कुछ परिभाषा यहाँ पर दी गई हैं, जैसे देखें, मनुष्य की व्यक्त वाणी ही क्या है? भाषा है। और इसके बारे में एक चीज अगर ध्यान रखें आप लोग, ये सार्थक होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अब सार्थक का जैसे मैंने कहा, मुझे जल पीना है, जल कह दिया मैंने,
तो जल माने क्या है, यहाँ पर पानी है, इंग्लिश में इसको वाटर कह देंगे। अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन हिंदी में इसको अगर लज कहूंगा तो ये कोई शब्द नहीं बनता है। जैसे कमल कह दिया मैंने, कमल एक शब्द है माना, इंग्लिश में इसको लोटस कह देंगे, संस्कृत में या तत्सम में इसको अरविंद कह देंगे, लेकिन इसको लमक कहूंगा तो कुछ नहीं बन पाएगा, कोई शब्द नहीं बनेगा। तो भाषा मुझे कहनी है तो अर्थपूर्ण भी होनी चाहिए। तो इसी के कुछ अन्य परिभाषाएं और दी गई हैं भाषा के बारे में, वो देख लेते हैं। तो भाषा वह माध्यम या साधन है जिससे व्यक्ति अपने विचार दूसरे तक प्रकट करता है और दूसरे के विचार समझ सकता है। इसी ये परिभाषा किसने दी है, कामता प्रसाद गुरुजी ने, और इसी को क्या कहा गया है, भाषा कहा गया है। जो मैं बोल रहा हूँ अगला समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, मेरी बोली गई वाणी जो भी है अगला अगर समझ पाता है तो वही क्या है, भाषा है। और ये कम्युनिकेशन मनुष्यों के बीच ही होगा, ये चीज भी ध्यान देंगे आप लोग। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और ये परिभाषा किसने दी है, श्याम सुंदर दास जी ने। कठिन पेपर में पूछा जा सकता है ये परिभाषा किसने दी। अब भाषा की विशेषता के बारे में देख लेते हैं। विशेषता आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्रतीक होने चाहिए। अगर मैं शिव जी कह रहा हूँ या शिवलिंग कह रहा हूँ तो शिव जी की प्रतिमा बन जा रही है मेरे दिमाग में, शिवलिंग की प्रतिमा बन जा रही है, हनुमान जी की प्रतिमा बन जा रही है, यानी एक प्रतीक चिन्ह बन जा रहा है। धनुष अगर मैं कहता हूँ तो धनुष का एक प्रतीक चिन्ह बन जा रहा है। जैसे भी मैंने वेस्ट इंडीज भारत का क्रिकेट मैच कहा था, वेस्ट इंडीज कहते हैं हमारे दिमाग में आ जाएगा। वेस्ट इंडीज एक देश है जिसमें क्रिस गेल खेलते हैं, आंद्रे रसेल खेलते हैं, भारत की टीम में ईशान किशन, विराट कोहली इत्यादि। तो प्रतीकात्मक होती है, परिवर्तनशील होती है, यानी इसमें धीरे धीरे बदलाव आते रहता है। बदलाव कैसे समझे, जैसे भाषा का जो सबसे प्राचीनतम भाषा क्या मानी जाती है, संस्कृत। तो भाषा का क्रम भी आपको बता देते हैं। सबसे प्राचीन भाषाओं में संस्कृत, संस्कृत से ही परिवर्तित होकर क्या बनी है, पाली बनी है। आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम। भगवान बुद्ध ने अपने जो उपदेश थे पाली में दिए थे। पाली के बाद जो अगली भाषा बनती है हमारी, प्राकृत बनती है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे नोट्स में, नोट्स के अलावा भी मैं बताने वाला हूँ, तो आपने उनको नोट डाउन करना है। सबसे पहले प्राचीन भाषा, यानी सभी भाषाओं की आदि जननी अगर कहेंगे तो संस्कृत है। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद क्या आती है, अवहट्ट आती है। और इसी अपभ्रंश अवहट्ट के बाद हमारी आती है प्राचीन हिंदी। तो आज जो हमने चीजें पढ़नी है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट तक पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। यानी संस्कृत में विकृति आई, कोई परिवर्तन आया तो पाली बनी। पाली में जो परिवर्तन आया, अपभ्रंश शब्द का अर्थ ही विकृति होती है, याद रखना। संस्कृत में जब अपभ्रंश हुआ तो पाली बनी। पाली के बाद क्या बनी, प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश में भी अगर परिवर्तन होता है तो अवहट्ट। तो इसी प्रकार परिवर्तन होते होते प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक कालीन हिंदी। तो भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। अगला पॉइंट इसमें ध्यान देंगे, केवल सार्थक और अर्थवान शब्द ही इसमें होने चाहिए। यह ध्वनिमय होती है और इसकी एक क्षेत्रीय सीमा होती है, एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहती है। जैसे दक्षिण भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। उत्तराखंड में अलग बोली जाती है, उत्तर भारत में अलग बोली जाती है, हमारी उत्तर पूर्व भारत में अलग बोली जाती है, भाषा बोली जाती है। तो ये क्षेत्रीय सीमा इनकी रहती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भाषा के प्रकार हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया भी हुआ है। तो भाषा के सिंपल सवाल पूछ देगा, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। मौखिक, जैसे मैं बोल रहा हूँ, लिखित, जो मेरा लिखा हुआ ये चीजें हैं, सांकेतिक, संकेतों के माध्यम से, खासकर मूक बधिर लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहती है। कम्युनिकेशन तो हम भी इशारों के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होगा, जो विचारों का आदान प्रदान होगा, वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आ जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, भारतीय आर्य भाषाएं। तो भाषाओं का क्रम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, देन अवहट्ट, उसके बाद प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। यही हिंदी भाषा का विकास क्रम भी बनता है हमारा। हमारे वेद पुराण इत्यादि जो हैं सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। पाली, हमारे जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपने सारे उपदेश पाली में दिए थे। प्राकृत की बात करें तो भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने उपदेश अपने प्राकृत में दिए हैं। उसी के बाद जो भाषा बदलती गई उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट। तो वही चीजें हमने देखनी है। तो एडिशनल चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपने नोट डाउन करते हुए चलना है। पीडीएफ आपको पूरी दी जाएगी, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। जिसे आप ऐप पर देख सकते हैं, ऐप पर ही सेव कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे। पढ़ने के लिए आप लोग के लिए अवेलेबल है, क्योंकि इसका मिसयूज रोकना है हमें। बहुत सारे लोग मिसयूज भी करते हैं, इस वजह से पीडीएफ अवेलेबल अलग तरीके से नहीं कराई जाएगी, ऐप पर ही कराई जाएगी। अब बढ़ते हैं प्राचीन। तो भारतीय आर्य भाषा को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले प्राचीन, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक। तो प्राचीन के अंतर्गत जो अभी हमने देखा था संस्कृत, तो संस्कृत को हम 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत थी, तो उसमें आती है कि वैदिक और उसके बाद लौकिक। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का अगर टाइम पीरियड अगर हमारे जो इतिहासकार बताते हैं तो ये है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक।
ये टाइम पीरियड हमारा वैदिक संस्कृत का, वैदिक और लौकिक संस्कृत दोनों का, ये ध्यान देंगे। वैदिक संस्कृत क्या है? जो हमारे वेद हैं, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि में जो भाषा प्रयोग हुई है वैदिक संस्कृत, और लोगों के द्वारा जो प्रयुक्त संस्कृत है वही क्या है? लौकिक संस्कृत है। अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बेसिक आइडिया है। इसके बाद अगला आता है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। देखिए एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हरदेव बहारी जी की जो बुक है उसमें जो ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का टाइम पीरियड उन्होंने दिया है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक दिया है। हम 1500 पढ़ते हैं, आयोग भी हमारा 1500 ईसा पूर्व ही मानता है, लेकिन हरदेव बहारी जी की बुक में 2000 ईसा पूर्व दिया है। ये ध्यान देंगे सभी लोग, पॉइंट टू बी नोटेड। आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तरफ बढ़ते हैं। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक ये चलती है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो सबसे पहले इसमें आती है पाली, जिसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। इसके बाद आती है प्राकृत, इसे द्वितीय प्राकृत कहते हैं। इसके बाद आती है अपभ्रंश, जिसे हम तृतीय प्राकृत कहते हैं। भाषा का क्रम स्टार्टिंग में मैंने बताया था, सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि संस्कृत के बाद जो आई थी उसे प्राकृत कहा गया, तो इसी वजह से पाली को हमने क्या कहा है? प्रथम प्राकृत भी कहा है। उसके बाद जो है उसे द्वितीय प्राकृत या प्राकृत कहा गया है, और प्राकृत के बाद जो भाषा आई है, जो आगे बढ़ी है भाषा, उसे अपभ्रंश कहा गया है। टाइम पीरियड है इसका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है, ये ध्यान देंगे। अगर पाली का टाइम पीरियड मैं आपको बताऊं, नोट करें आप लोग, ये 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से सन 1 तक या 1 एडी तक। प्राकृत की बात अगर करें तो इसका टाइम पीरियड है 1 एडी से, मतलब पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक। अब अपभ्रंश की बात करते हैं, जिसे हम तृतीय प्राकृत भी कह रहे हैं, तो इसका टाइम पीरियड है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 से 1000 ईस्वी तक। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट करे होंगे। इसके बाद आती है भारतीय आर्य भाषा का तीसरा भाग, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी से अभी तक, वर्तमान तक यही चल रहा है। तो सबसे पहले हमने देखी थी संस्कृत को 2 भागों में बांटा, बहुत ध्यान से सुने, वैदिक और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत क्या थी? वेदों में, उपनिषदों में, हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में प्रयुक्त भाषा ही संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत थी। और लोगों के द्वारा प्रयुक्त जो संस्कृत भाषा थी वो हमारी लौकिक संस्कृत थी। इसके बाद संस्कृत के बाद आती है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आता है अवहट्ट। अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद ही जो भाषा प्रयुक्त हुई थी उसी भाषा को हम प्राचीन हिंदी कहते हैं। प्राचीन हिंदी के बाद मध्यकालीन, और मध्यकालीन के बाद आधुनिक। ये सारा क्रम इसी के अंतर्गत आएगा। कुछ अन्य चीजें आपको बता देते हैं, अब बढ़ते हैं वैदिक संस्कृत की तरफ। वहां पर भारतीय आर्य भाषाओं का क्रम हमने 3 भागों में बांट दिया था। कुछ अन्य डिटेल आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाते हुए चलना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, फालतू चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। बहुत डीप, बहुत गहन, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। तो हमारा सारा वैदिक साहित्य वैदिक संस्कृत में है, जिसके अंतर्गत संहिता या वेद शामिल है, ब्राह्मण ग्रंथ शामिल है और उपनिषद शामिल है। वेदों की बात करें तो वेदों के बारे में हम जानते हैं, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो ये प्राचीनतम वेद है। ऋग का अर्थ होता है स्तुति करना, प्रार्थना करना। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं। ये तो एडिशनल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जब प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो ये चीजें कवर करेंगे। यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञों के लिए जो कर्मकांड प्रयुक्त होते हैं उससे रिलेटेड सारे मंत्र इसमें स्थित हैं, और यह एकमात्र वेद है जो पद्य और गद्य दोनों में प्राप्त होता है। यजुर्वेद के भी 2 भाग हैं, एक आता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा आता है शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र भी हैं और गद्य रूप भी, यानी पद्य और गद्य दोनों रूप में है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें केवल मंत्र मिलेंगे, यानी पद्यों के रूप में। अब सामवेद की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे पहला संगीत ग्रंथ यही है। इसके अंतर्गत जो मंत्र हैं, अधिकतम मंत्र इसमें ऋग्वेद से लिए गए हैं और 75 इसके मूल मंत्र हैं जो इसी के हैं। अथर्ववेद की बात करते हैं, मंत्र, टोने, टोटके इत्यादि से संबंधित ये हमारा वेद है। तो वैदिक संस्कृत जो प्रयोग हुई है हमारी वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में और उपनिषदों में प्रयोग हुई है। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। इनमें कर्मकांडों की व्याख्या की गई है, मतलब जो हमारे वेद हम देख रहे थे, वेदों का ही एक्सप्लेनेशन किसमें है? ब्राह्मण ग्रंथों में। और प्रत्येक वेद, जो हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन सभी के अपने अपने क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, आपने नोट डाउन करते हुए चलना है। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अगर कहेंगे तो यह है ऐतरेय। यजुर्वेद का अगर कहेंगे तो तैतरीय, और दूसरा है शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद के 2 भाग थे, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरीय और शुक्ल का है शतपथ, 100 दोनों में है। अब आता है हमारा सामवेद। तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है पंचविश।
और अगला आता है हमारा अथर्ववेद, जिसमें टोने टोटके इत्यादि हैं। तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ आता है वो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक ग्रंथ का जो प्रयोग हुआ है वो उपनिषदों में भी हुआ है। अब उपनिषद क्या है? उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, याद रखेंगे। समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, तो जैसे शिष्य गुरु के समीप बैठकर क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या है? ऋषियों के आध्यात्मिक व परमार्थिक चिंतन के दर्शन, मतलब भारतीय दर्शन का अगर स्रोत कहेंगे तो वो उपनिषद है। इनकी संख्या कितनी है? 108। आप लोग के लिए एक सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कई बार पढ़ा होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। वैदिक संस्कृत की जो ध्वनियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो वर्ण कहते हैं, वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? ध्वनियां भी कहते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। तो वैदिक जो संस्कृत ध्वनियां उनके अंतर्गत 52 हमारी ध्वनियां आती हैं, जिसमें 13 स्वर और 39 क्या है? व्यंजन है। अब कौन कौन से कवि, इतिहासकार या हमारे प्रमुख कवि इस बात को मानते हैं? धीरेन्द्र वर्मा जी, उदय नारायण तिवारी जी और कपिल देव द्विवेदी जी। हरदेव हरी जी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरदेव हरी जी के अनुसार वैदिक स्वरों की संख्या कितनी है? 14 बताते हैं। अब वैदिक संस्कृत ध्वनियां तो हमने देख ली। वैदिक संस्कृत की अगर विशेषता की बात करें तो इसमें 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। जैसे कुर्सी है, मतलब निर्जीव जो भी है वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल आपको पढ़ा जाएगा। वैदिक संस्कृत में 3 वचनों की बात होती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 वाच्यों की बात होती है, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। 8 विभक्तियों यानी कारकों की बात होती है। विभक्ति माने कारक है यहाँ पर। कर्ता, ने, कर्म, को, करण से पढ़ेंगे डिटेल, चिंता बिल्कुल न करें। अब आते हैं लौकिक संस्कृत की। तो संस्कृत को 2 भागों में हमने बांटा था। सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत थी, उसको 2 भागों में बांटा था, वैदिक और लौकिक। अब लौकिक की बात करते हैं। तो वैदिक संस्कृत क्या थी? वेदों में प्रयुक्त जो संस्कृत थी वो वैदिक थी, और लौकिक संस्कृत है हमारी लोगों द्वारा, जनमानस के द्वारा प्रयुक्त भाषा। तो इसका प्रथम प्रयोग ध्यान देंगे सभी लोग, पाणिनि है हमारे, पाणिनि जी की पुस्तक अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है। संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है पाणिनि जी की अष्टाध्यायी। और इनके अनुसार ध्वनियों की संख्या कितनी है? 48। ऊपर कितनी ध्वनियां थी? वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या कितनी थी? काफी इजी सा सवाल, डायरेक्ट पूछ देगा, 52। और लौकिक संस्कृत में इन ध्वनियों की संख्या कितनी हो गई है? 4 कम होकर 48 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखिए सबसे पहले थी संस्कृत, भाषा का विकास क्रम जो हम देखते हैं। संस्कृत के बाद आती है पाली। तो पाली प्राकृत अपभ्रंश, पाली को प्रथम प्राकृत कहते हैं। पाली के बाद आता है प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहते हैं, और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पाली के बारे में भी थोड़ी बेसिक आइडिया मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिया भी था। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पाली का अर्थ है बुद्ध के वचन। वैसे पाली को अलग अलग इतिहासकारों ने, किसी ने पेटी भी कहा है, मतलब बुद्ध के वचनों को पेटी में रखा गया था, इस वजह से इसको, सॉरी ये पेटी इसमें नहीं आएगा, पेटी इसमें आएगा, सॉरी माफ करें, पिटक में आएगा। तो पाली शब्द का अर्थ होता है भगवान बुद्ध के वचन। भगवान बुद्ध के जो वचन हैं वो किस भाषा में है? पाली में है। बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं उनकी रचना किसमें हुई है? उनकी रचना पाली भाषा में हुई है। अब त्रिपिटक है, त्रिपिटक पेटियों में रखी गई, तो इस पिटक को ही पेटी कहा गया, ध्यान देंगे। तो जो 3 पिटक हैं कौन कौन से? सबसे पहले तो याद रखें, बौद्ध धर्म के रिलेटेड हैं त्रिपिटक। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान देना है आपने। तो सूत्र पिटक में क्या है? भगवान बुद्ध के उपदेश हैं। किसने लिखा है ये? उनके शिष्य आनंद ने लिखा है। इसके बाद आता है विनय पिटक, संघ संचालन के भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी उनका उल्लेख मिलता है विनय पिटक में। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं उपाली। तीसरा पिटक आता है अभिधम्म पिटक, भगवान बुद्ध की धम्म शिक्षाओं का वर्णन अभिधम्म पिटक में है। इसके लेखक कौन है? मोगलीपुत्र तिस्स। और इतिहासकार कहते हैं इसकी रचना जो हुई है 3rd बौद्ध संगीति में हुई है, तीसरी बौद्ध संगीति में हुई है। आप लोगों ने ढूंढना है कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। चारों बौद्ध संगीतियां कहां हुई थी, कब हुई थी, अध्यक्ष कौन थे, आपने नोट डाउन करना है, इन चीजों को घर में देखना है ताकि इतिहास भी आपका कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। भारत की पहली देश भाषा अगर कहेंगे तो पाली। पाली में लिखे गए अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो त्रिपिटक देखे थे हमने, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। उसके अलावा कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे पाली में लिखे गए हैं? दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद के प्रश्न हुए थे किसी एक व्यक्ति से। अब वो किस व्यक्ति के साथ उनके प्रश्न होते हैं आपने ढूंढना है, इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौन कौन से? कच्चान व्याकरण, कच्चान द्वारा लिखित, मोगलान व्याकरण, मोगलान द्वारा लिखित, सद्य नीति व्याकरण, सद्य नीति द्वारा लिखित। अब कच्चान जी क्या कहते हैं?
जो हमारी पाली है उसमें 8 स्वर 33 व्यंजन है, यानी 41 ध्वनियां हैं। मुगलान कहते हैं इसमें 10 स्वर 33 व्यंजन है और टोटल ध्वनियां कितनी हो गई 43। सद्य नीति से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरे को मिला नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। आप लोगों को मिलता है तो बताना है आपने और नोट डाउन भी करना है। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं द्वितीय प्राकृत या प्राकृत की तरफ। प्राकृत शब्द का वैसे अगर मैं, अच्छा उससे पहले कुछ 2-3 पॉइंट आपके छूट गए हैं पाली के बारे में। अभी हमने थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा, जब वैदिक संस्कृत बताया था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 लिंग होते हैं। तो पाली में केवल 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी नपुंसक लिंग का कोई यूज नहीं है पाली में। वैदिक संस्कृत में आपको बताया गया था कि उसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पाली में द्विवचन का लोप हो गया है, यानी पाली में एक वचन और बहुवचन है। और वैदिक संस्कृत में तत्सम शब्दों की आपको भरमार मिलेगी, जबकि पाली की बात करें तो यहाँ पे तद्भव शब्दों की भरमार मिलेगी आपको। पॉइंट सारे नोट डाउन करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं प्राकृत या द्वितीय प्राकृत की तरफ। प्राक धनकृत, इसका अर्थ है पहले की बनी हुई। पहले की बनी हुई जो हमारी भाषा है वही क्या है, प्राकृत है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य पॉइंट देख लेते हैं। एक हमारे कवि हैं हेमचंद जी, वो क्या कहते हैं प्राकृत के बारे में? वो कहते हैं कि प्रकृति या मूल तो संस्कृत है, और जो संस्कृत से आई हुई है, जो संस्कृत से उत्पन्न है, वही क्या है, प्राकृत है। कवि वासुदेव क्या कहते हैं प्राकृत के बारे में? प्राकृत की जननी कौन सी भाषा है? हमारी संस्कृत है। प्राकृत भाषा के व्याकरण, एक होता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा कैसे लिखनी है, कैसे समझनी है, कैसे बोलनी है, इसका ज्ञान कराने वाला ग्रंथ है व्याकरण। और व्याकरण के ज्ञाता को कहते हैं वैयाकरण। वो के ऊपर एक ही मात्रा। व्याकरण के ज्ञाता व्यक्ति को क्या कहते हैं? व्याकरण। ये शब्द याद रखें। तो प्राकृत भाषा का जो पहला व्याकरण है वो वर रुचि, जो हमारे कवि हैं, उनकी पुस्तक प्राकृत प्रकाश में देखने को मिलता है। तो प्राकृत प्रकाश में हमारे कवि वर रुचि जी प्राकृत भाषा के 4 भेद बताते हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सोरसेनी। और बहुत सारे इतिहासकार इसी महाराष्ट्री को मानक प्राकृत भी कहते हैं। तो सबसे पहले व्याकरण कौन है हमारे, अगर प्राकृत के कहें तो वर रुचि जी हैं। कुछ अन्य व्याकरण भी हैं, वे भी अपने टिप्पणियां देते हैं इससे रिलेटेड, तो वही हम पढ़ लेते हैं। एक अन्य व्याकरण है हमारे हेमचंद्र जी, इनके पुस्तक का नाम है प्राकृत व्याकरण। तो इसमें वे प्राकृत भाषा के 3 भेद बताते हैं। कौन कौन से? आरसी, जिसे अर्धमागधी भी कहते हैं, चूलिका, पैसाची और अपभ्रंश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला, आगे देखते हैं। प्राकृत का पाणिनि किसे कहते हैं? तो प्राकृत का पाणिनि कहते हैं हेमचंद्र। पाणिनि जी कौन थे? संस्कृत व्याकरण लिखी थी उन्होंने, उनकी पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी। लौकिक संस्कृत का पहला प्रमाण उसी पुस्तक में देखने को मिलता है, पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने। अगला पॉइंट है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो हमारी पाली थी, संस्कृत के बाद जो भाषा आती है पाली, उसका प्रयोग किया हमारे भगवान बुद्ध ने। तो प्राकृत की बात करें तो भगवान बुद्ध के अलावा, भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश तो दिए हैं, इसके अलावा जैन धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो माने जाते हैं, भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अपने वचन प्राकृत में ही दिए हैं, अपने उपदेश प्राकृत में ही दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी तक क्या क्या कर लिया है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा भारतीय आर्य भाषा जब हमने देखी थी तो संस्कृत देखी थी। संस्कृत को 2 भागों में बांटा था, वैदिक और लौकिक। वैदिक क्या थी? वेदों में प्रयुक्त संस्कृत। लौकिक क्या थी? लोगों द्वारा प्रयुक्त संस्कृत। उसके बाद आती है, संस्कृत के बाद आती है पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश। पाली को प्रथम प्राकृत कहते हैं, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहते हैं, और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहते हैं। अपभ्रंश को क्या कहते हैं? तृतीय प्राकृत। तो आगे बढ़ते हैं, इसके अन्य नाम क्या क्या है? इसे अवहंस, ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, आभीर, अवहट, ओहट भी कहा गया इसे। अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग कवियों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। आगे बढ़ते हैं, एक पुस्तक है वाक्य पद्यम, इस पुस्तक के लेखक हैं भर्तहरि जी। वे बताते हैं कि सर्वप्रथम व्याडी नामक एक हमारे कवि थे, इन्होंने संस्कृत से भिन्न, भ्रष्ट, अशुद्ध शब्दों को क्या कहा था? अपभ्रंश। देखिए अपभ्रंश का अर्थ ही ये होता है टूटा फूटा या अलग या परिवर्तित रूप। अपभ्रंश का प्रमाणिक प्रयोग मिलता है पतंजलि के महाभाष्य में, पतंजलि के महाभाष्य में, जो के प्रवर्तक आपको पता ही होगा कौन है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरी तरफ से। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम से सबसे पहले वल्लभी के राजा, वल्लभी कहां पर है जगह? गुजरात में है। वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है अपभ्रंश नाम सबसे पहले। देखो अपभ्रंश का सर्वप्रथम जो प्रयोग तो हमने था वो किसमें देखा? पतंजलि जी की पुस्तक है महाभाष्य में। अब अपभ्रंश नाम सबसे पहले, इससे रिलेटेड जो शिलालेख है उसमें क्या लिखा गया है? जो धारसेन जी का शिलालेख है उसमें क्या कहते हैं? जिसमें धारसेन जी बताते हैं वे अपने पिता घुसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का कवि बताते हैं। मैं फिर से ये लाइन रिपीट कर देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें वे अपने पिता घुसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि बताते हैं।
अगला पॉइंट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। गियर्सन, पिसेल, भंडारकर और चटर्जी नामक विद्वान अपभ्रंश को देश भाषा बताते हैं। भारत की पहली देश भाषा थी पाली। और गियर्सन, मिशेल, भंडारकर और चटर्जी नामक विद्वान अपभ्रंश को देश भाषा बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कालिदास जी की रचना विक्रमोर्वशीयम में भी अपभ्रंश के कुछ अंश देखने को मिलते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट नोट हो सकता है। हरदेव बारी जी 7वीं सदी से 11वीं सदी के समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल बताते हैं। अब आते हैं अगली भाषा अवहट्ट की तरफ। अवहट्ट के अन्य नाम अगर कहेंगे तो परवर्ती अपभ्रंश। परवर्ती शब्द का अर्थ होता है बाद। जैसे मैं गिनती करता हूं तो 5 के बाद क्या आएंगे, 6, 7, 8, यानी किसी के बाद का समय। परवर्ती या उत्तरवर्ती भी कहते हैं उसे। और पूर्ववर्ती माने पहले का, उत्तरवर्ती माने बाद का, परवर्ती मतलब बाद का। तो अपभ्रंश के बाद का अपभ्रंश या अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश किसे कहते हैं, अवहट्ट को कहते हैं। सबसे पहले भाषा कौन सी देखी थी, संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट। अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद की भाषा को ही हम पुरानी हिंदी, प्राचीन हिंदी, आदिकालीन हिंदी कहते हैं। ये टॉपिक समाप्त होती है, अगला टॉपिक वही देखने वाले हम। नोट्स बनाते हुए चले, बहुत ध्यान से सुनना है, टाइम बिल्कुल वेस्ट न करें, रिवीजन करें मल्टीपल टाइम। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश व प्राचीन हिंदी के बीच की कड़ी को ही अवहट्ट कहा है। किसने, सुनीति कुमार चटर्जी ने। क्योंकि अपभ्रंश के बाद क्या आती है, अवहट्ट आता है। अवहट्ट के बाद क्या आता है, पुरानी हिंदी। तो पुरानी हिंदी यहां पर है, अपभ्रंश यहां पर है, इनके बीच में क्या है, अवहट्ट है। तो इसी वजह से सुनीति कुमार चटर्जी बताती हैं कि अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी के बीच की कड़ी कौन सी भाषा है, अवहट्ट। अवहट्ट शब्द का प्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी द्वारा अपनी पुस्तक वर्ण रत्नाकर में किया गया है। अभी हमने अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग देखा था शिलालेख में, दार्शनिक द्वितीय का जो हमने शिलालेख देखा था। अब अवहट्ट के कुछ प्रमुख कवि आते हैं, विद्यापति, दामोदर पंडित और अब्दुल रहमान। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता कीर्तिपताका, जिसमें वे खुद बताते हैं भाई मैंने जो भाषा प्रयुक्त की है वो अवहट्ट है, यानी अपभ्रंश का बदला हुआ रूप है। और अब्दुल रहमान जी की एक रचना है संदेश रासक, उसमें भी अवहट्ट का प्रयोग देखने को मिलता है। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे हैं। अब इसके बाद आएगा प्राचीन हिंदी, तो वो देखेंगे हम अगले लेक्चर में। नोट्स बनाते हुए चलना है आपने, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। प्रत्येक टॉपिक को बार बार देखना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, ताकि कुछ नए पॉइंट मिलते हैं तो अपने नोट्स में उन्हें नोट डाउन करते हुए चलना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।